ठीक है, देखो मैं ऐसे गारंटी नहीं दे सकती। अरे यार, चलो ठीक है। अभी तक अपन ने इंडिविजुअल का स्लैब रेट कर लिया था, इंडिविजुअल के बारे में सारी चीजें पढ़ ली कि इंडिविजुअल पे क्या स्लैब से आपको टैक्स देना है, इंडिविजुअल के ऊपर कितना सरचार्ज लगेगा, उसको रिबेट मिलता है, उसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, वो सब कुछ देख लिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट आप कैटेगरी लिखो फर्म एंड लोकल अथॉरिटी का। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन लोगों का टैक्स रेट, टैक्स स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है टैक्स स्ट्रक्चर किसका, फर्म या फिर लोकल अथॉरिटी। तो फर्म और लोकल अथॉरिटी के ऊपर फ्लैट रेट लगती है कितनी, 30%। फ्लैट टैक्स लगा दो 30% का, कोई स्लैब में डिवाइड नहीं करना है कि पहले 2.5 लाख पे इतना है, दूसरे पे इतना, फिर जो बच गया उस पे इतना, कुछ नहीं। जितना कमाया फर्म ने उस पे डायरेक्टली क्या लगा दो, 30% फ्लैट रेट। ठीक है, सरचार्ज भी इसमें क्या लगता है, 12% का सरचार्ज लगता है। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% का क्या लग जाएगा, सरचार्ज लग जाएगा। ठीक है, बाकी और इसको कुछ नहीं मिलता। बस ये 2 टैक्स हैं इसके, फर्म और लोकल अथॉरिटी के। एक आपका टैक्स रेट 30% और एक इस पे सरचार्ज। अब पर्सन की कैटेगरी में लास्ट टाइप ऑफ पर्सन, कंपनी। तो कंपनी के केस में देखो 2 टाइप की कंपनी है, एक तो है डोमेस्टिक कंपनी और एक है फॉरेन कंपनी। अगर मैं डोमेस्टिक कंपनी की बात करूं तो डोमेस्टिक कंपनी हम किसे बोलते हैं, ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, या फिर इंडियन कंपनी है, वो इंडियन कंपनी है, या फिर उस कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो क्या है, इंडिया के अंदर है। अगर तीनों में से कोई सी भी एक बात है तो हम उस कंपनी को क्या बोल देंगे, डोमेस्टिक कंपनी बोल देंगे। और साथ साथ में ये तीनों में से कुछ नहीं है, बट उस कंपनी ने जो अपना डिविडेंड बांटा है ना, कंपनी को जो डिविडेंड का पेमेंट करना है वो कौन सी इनकम में से कर रहे हैं, उस इनकम में से जो इंडिया में टैक्सेबल है। सपोज कोई कंपनी है जो ना कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, ना उसका इंडियन कंपनी है वो, और ना ही वो कंपनी क्या है यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है, लेकिन उस कंपनी ने कोई एक सोर्स इनकम का इंडिया से जनरेट करा है, इंडिया से उसकी कोई इनकम हुई है उस कंपनी की, और उसी इनकम में से उसने क्या बांटा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो हम उसको बोल देंगे डोमेस्टिक कंपनी। कंपनी दैट मेड सफिशिएंट प्रोविजन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। और आपको क्वेश्चन में खुद ही क्वेश्चन मेंशन करेगा कि ये डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, क्वेश्चन खुद बताएगा। बट स्टिल नहीं बताए तो भी हमने देख लिया डोमेस्टिक किसको बोलेंगे, या तो रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर वो इंडियन कंपनी हो, या फिर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया के अंदर हो, और लास्ट बात क्या, कि उसने जो डिविडेंड बांटना है, जो डिविडेंड का पेमेंट करना है वो कौन सी इनकम में से करना है, जो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही है। तो हम उस कंपनी को बोल देंगे डोमेस्टिक कंपनी। इसके अलावा बाकी सारी कंपनीज फॉरेन कंपनी की कैटेगरी में फॉल करेगी।
अब देखो फॉरेन कंपनी के लिए क्या करा, कोई भी हेडेक नहीं पाली। फॉरेन कंपनी हो, सीधा सीधा 40% तुम क्या कर दो, तुम पे टैक्स हम लगा देंगे, 40% का टैक्स लगाएंगे अगर तुम फॉरेन कंपनी हो तो। लूट लिया। हाँ। हम्म। हाँ, इसी बात के ऊपर उसने बात करी थी, टेस्ला ने भी, जो बैंगलोर में वो सेटअप करने वाले थे, इसी के ऊपर बात हुई थी, वो टैक्स रेट के ऊपर है, वो रजिस्टर्ड ऑफिस की ही बात थी। रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में आपने ओपन कर लिया तो आप डोमेस्टिक कंपनी के अंदर आ जाओगे और डोमेस्टिक वाली रेट लगेगी फिर आपके ऊपर। हाँ, वो जो भी अभी देखेंगे अपन आगे। ठीक है। अब अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो, अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो तो दो रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, एक 25% और एक 30%। किसको दिया है बेनिफिट 25% की रेट का? ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, और ग्रॉस रिसिप्ट, या तो टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट। सेल्स, अगर उसका सेल्स वाला काम है तो टर्नओवर आएगा, और अगर प्रोडक्ट एंड सर्विस का काम है तो उसका ग्रॉस रिसिप्ट आएगा। तो ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट प्रीवियस ईयर 21-22, कौन सा प्रीवियस ईयर? 21-22। हम कौन से प्रीवियस ईयर में? 23-24। हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24। 23-24 है ना प्रीवियस ईयर? 23-24 ही तो है हमारा प्रीवियस ईयर। बिल्कुल। आप दिसंबर 24 या जून 24 वालों के लिए जो प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल होगा वो 23-24 है, और असेसमेंट ईयर है 24-25, क्योंकि फाइनेंस एक्ट कौन सा लगता है? 2023 एप्लीकेबल होगा। ठीक है। ऐसी कंपनी जिसका प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर टर्नओवर जो है वो 400 करोड़ तक होना चाहिए, तब तो हम तुमसे 25% टैक्स ले लेंगे, नहीं तो 30% टैक्स लेंगे। लिख लिया? फिर एक सवाल मुझे करना है, तो 30। अगर टर्नओवर 400 करोड़ तक का है तो 25%, 400 से ऊपर जाता है तो आपको 30% की कैटेगरी में आप फॉल करोगे। लिख लिया सबने? ठीक है। एक छोटा सा सवाल, प्रीवियस ईयर 21-22, क्या सेंस था ये 21-22 देने का? भाई 23-24 में तुम चल रहे हो, 22-23 दो तो फिर भी चलो हम थोड़ा सा सोच लेंगे, 21-22 गजनी, क्या क्या किया ये? 21-22 में ऐसा क्या निर्मला सीतारमन जी को लगाव आया? नहीं, एकदम सही लिखा है। दिसंबर 23 वालों के लिए ये 20-21 था, बाद में ही चेंज कराई उन्होंने, ये पहले नहीं थी ये चीज। कोई कोई भी सोच करके बताना चाहेगा, अपना चतुर बुद्धि वाला दिमाग। चेंजेस जैसे कि 21-22 के समय पे तो जनरली जो हमारे मन से आवाज आती है वो आती है कोविड, पर वो कारण नहीं है। कोरोना बेचारा हर चीज का कारण थोड़ी होगा। तुम्हें पास करा दिया कोविड ने 10th 11th, 10th 11th 12th तीनों ले लेती हूँ मैं तो। 12th में पूरा कोर्स पढ़ा है। कुछ भी हो, कोई भी एक साल आप सबका कोविड ने बड़े ही आसानी से निकलवा दिया, तो उसी का बेनिफिट यहां मिल रहा है क्या? 400 करोड़। देखो क्या होता है ना, कंपनी जो है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना, आपका बजट कब आता है? फरवरी 1-2,
1-2 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी बोल देती हूँ मैं, ठीक है। आपका साल कब खत्म हो रहा है? मार्च। अब हमारे लिए दिसंबर से मतलब नहीं है, हमको केवल मार्च। हमारा साल कब खत्म हो रहा है? मार्च हमारा। तो मतलब फरवरी, मार्च, 2 महीने, 2 महीने है ना भाई। इधर बजट आया और इधर क्या हुआ, 31 मार्च तक का समय, तो मतलब 2 महीने का समय हो गया। इंडिया के जो लोग हैं, हम सब जो भारतीय हैं, क्या हम सब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है? एक्सेस में इंटेलिजेंट है ना हम सब, मानते हो ना? देखो, मतलब एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो अपन सबके लिए सबसे अच्छा वर्ड है भयंकर वाले, है ना? तो ये 2 महीने का टाइम तो बहुत है जुगाड़ लगाने के लिए। कैसे भी हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं ना। अभी तक क्लोजिंग थोड़े ना हुई है, बजट आया फरवरी के अंदर, क्लोजिंग होगी 31 मार्च के अंदर, तो अभी तक क्लोजिंग हुई नहीं है। क्लोजिंग नहीं हुई तो 2 महीने के अंदर तो हम कहे जो कर दें। अंबानी जितना कमा रहे हो तो हम तो दिखा दें कि हम तो कुछ ही नहीं कमा रहे। इतना दिमाग लगा सकते हैं ना, आराम से लगा सकते हैं। आप सब वही दिमाग लगाने लायक बनोगे। तो ये 2 महीने के अंदर ये दिमाग आप ना लगा पाओ, इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने ये वाला साल तो नहीं लिया। अपन चल रहे हैं 23-24 के अंदर, तो 22-23 तो इसलिए नहीं लिया, ठीक है। 22-23 की बात तो खत्म हो गई। 22-23 से पहले वाला साल आपका इसीलिए लिया क्योंकि आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। आप ये 2 साल के अंदर तो चेंजेस फिर भी कर सकते हो, क्योंकि अभी तक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या नहीं हुए हैं? क्लोज नहीं हुए, ऑडिट नहीं हुई है। एक बार ऑडिट हो गई, अकाउंट्स क्लोज हो गए, बोल दिया कि अब ये फाइनल है आपके अकाउंट्स, उसके बाद आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ भाई, तो 22-23 बंद हो गया ना, इसके अंदर तो चेंजेस कर सकते हो। अभी तक ऑडिट नहीं हुई ना, मार्च का जो अपना ऑडिट की बात करते हैं अपन, तो वो ऑडिट नहीं हुई ना, तो आप इधर भी मैनिपुलेट कर सकते हो और इधर मैनिपुलेट कर सकते हो। ये मैंने 2 महीने का टाइम बताया उसकी वजह से। 23-24 के अंदर आप क्या मैनिपुलेशन कर सकते हो, वो 2 महीने का टाइम बचा। और 22-23 के अंदर आप क्या मैनिपुलेशन कर सकते हो, अभी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने क्लोज करें, बैलेंस शीट वगैरह बनाई है, ऑडिट नहीं हुई है, क्योंकि जब वो फाइनल ऑडिटर का वो जो स्टैंप लगता है ना, उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते कि अब ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये हमारे फाइनल हैं, ये ट्रू एंड फेयर फलाना ढिमकाना वो सारी चीजें वो उसके ऊपर बोल देता है। उसके बाद आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार वो सबमिट हो जाते हैं जब एजीएम के अंदर जनरल मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग्स होती है, जब वो मीटिंग्स के अंदर वो बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट हो गए, उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, आप उनको ऑल्टर नहीं कर सकते। इसीलिए कौन से साल का लिया? 2 साल पहले का, कि करके दिखाओ चेंजेस। उसमें तो तुम बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर सकते। 21-22 के अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते अब, ठीक है। जब 22-23 प्रीवियस ईयर था तो यही साल क्या रखा था? 20-21 रखा था कि हम 20-21 का टर्नओवर देखेंगे 22-23 के लिए। तो वो अब हम पे एप्लीकेबल नहीं है। हम पे कौन सा टर्नओवर एप्लीकेबल है? 21-22। ये अमेंड कर दिया था इन्होंने। हाँ, पुराना नहीं देते हो आप, अपना जो टर्नओवर देखते हो ना, वो टर्नओवर उस साल का देखते हो। इनकम पे तो इसी इनकम पे दोगे, बट रेट कौन सी देनी है वो आप 2 साल पहले के टर्नओवर को देखोगे कि 2 साल पहले मेरा टर्नओवर मान लेते हैं 380 करोड़ का था, उसको मैं चेंज भी नहीं कर सकती क्योंकि वो सारी चीजें फाइनलाइज होकर के सब कुछ हो गया मामला। मेरा टर्नओवर 380 करोड़ था, मैनिपुलेट नहीं कर पाया, अब क्या हो गया? 25% से मैं टैक्स दे सकती हूँ। हाँ, अभी की इनकम के ऊपर मैं कितने रेट से टैक्स दे सकती हूँ? 25% से, 23-24 की इनकम के ऊपर। समझे बात को? सबको समझ आया? हाँ, वो चाहे कितनी भी हो। बिल्कुल। हमें टर्नओवर देखना है 2 साल पहले का। 2 साल पहले अगर टर्नओवर 400 करोड़ तक था तो 25% से टैक्स दोगे करंट की इनकम के ऊपर।
23-24 में आपने जो भी कमाया उस पे टैक्स दोगे। मान लो मैंने 23-24 में कमाया 600 करोड़, ठीक है। 21-22 के अंदर मेरा जो टर्नओवर था वो था 390 करोड़, 400 से कम था ना, तो मैं इस साल किस पे दूंगी? 25% पे। अगर उस साल मेरा टर्नओवर होता, मान लेते हैं अपन 410 करोड़, तो अभी किस पे देना पड़ता मुझे? 30% पे। और ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये इस चीज को और आगे भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सही चीज है। इससे ना बहुत ज्यादा, क्योंकि कंपनीज क्या है, बहुत गफलत कर लेती है। एक इंडिविजुअल फिर भी बहुत ज्यादा नहीं करता है, क्योंकि उस पर इतना टैक्स भी नहीं बनता। कंपनीज जो है वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, विंडो ड्रेसिंग करती है बहुत ज्यादा एक्सेस में, तो उनके लिए ये प्रोविजन बहुत सही है। हाँ, नहीं लगा सकते। अब ये चीज लिया है ना, इस पे नहीं लगा सकते, और बाकी दूसरी चीजें हैं, और भी लूप होल्स हैं अभी। गवर्नमेंट अमेंडमेंट ऐसे ही करती है, जब एक बार ही कुछ चीज की चोरी हो जाती है या कुछ उनको पता लगता है ना कि ये फायदा उठा सकते हैं, तो अमेंड कर देती है उस चीज का। ट्यूबलाइट है, धीरे धीरे याद आता है कि ओ, ये सेक्शन में भी हमको चेंजेस करने थे, ये भी करने थे। चलो ठीक है। नहीं आता तो इनकम टैक्स थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं होता, बोरिंग एक ही एक चीज रटनी पड़ती है अपने को हर साल। अब आते हैं सरचार्ज के ऊपर। सरचार्ज, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी है या फिर फॉरेन कंपनी है, तो 1 करोड़ तक कोई भी आपको सरचार्ज नहीं पे करना है। 1 करोड़ के ऊपर और 10 करोड़ तक डोमेस्टिक के केस में 7%, फॉरेन के केस में 2%। देखो, फॉरेन की टैक्स रेट ज्यादा करी तो उसको सरचार्ज में थोड़ा सा बेनिफिट दे दिया। फॉरेन कंपनी का जो सरचार्ज है वो डोमेस्टिक के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि टैक्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दी ना। बिल्कुल। और 10 करोड़ के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको सरचार्ज लगेगा 12 और 5। क्या कह रहे हो? हटा देते हैं। कोई बात नहीं, देखो हटा दिया ऐसे, अहिंसा परमो धर्म। एक करोड़ के ऊपर और 10 करोड़ तक सरचार्ज का रेट लगता है 7 और 2%। 10 का 10 करोड़ के ऊपर सरचार्ज का रेट लगता है 12 और 5%। अरे कुछ नहीं, लिख लो, लिखना है तो, नहीं लिखना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो भी सही कह रहा है, लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, अप टू 1 करोड़ नील। हाँ, देखो क्या है ना, पिछला वाला बैच इतना होनहार नहीं था। डन। ठीक है, ये अपना बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर, यानी कि आपका जो टैक्स रेट्स दे रखी है फाइनेंस एक्ट के अंदर, वो हमने कवर कर ली। सबकी, सारे टाइप्स ऑफ पर्सन की टैक्स रेट हमने कवर कर ली। अब एक क्वेश्चन आपके लिए,
सामने ही है। मिस्टर एक्स की इनकम है 1,01,32,000। कैलकुलेट करो टैक्स पेएबल। इंडिविजुअल है, टैक्स पेएबल कंप्यूट करना है आपको। हाँ मिस्टर एक्स है ना। क्या नहीं सुना? इंडिविजुअल है। अच्छा, 1,01,32,000 कमा रहे हैं मिस्टर एक्स, उनका टैक्स कंप्यूट करो। मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है तो लो। फॉर्म क्यों, ये तो इंडिविजुअल है। ये क्या आ रहा है? टैक्स पेएबल, मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है, फिर तो टैक्स पेएबल निकाल ही नहीं पाओगे। अच्छा, एक एक स्टेप एक एक इंसान करेगा। तो देखो, सबसे पहले क्या करा हमने, जनरली जैसे टैक्स कंप्यूट करते हैं वैसे कंप्यूट कर लिया। 1,01,32,000 की इनकम के ऊपर टैक्स फाइंड कर लिया हमने। तो सबसे पहले तो कितना आ गया आपका, 10 लाख तक 1,12,500। ठीक है, अब 10 लाख हटाए तो हमारा बन गया 91,32,000। उस पर 30% लगेगा तो आपका टैक्स आ गया 28,52,100। अब क्योंकि इसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो इस पे सरचार्ज लगेगा कितना, 15% का। सरचार्ज जो है वो टैक्स के ऊपर लगता है क्योंकि ये टैक्स ऑन टैक्स होता है। सरचार्ज लगा दिया, टोटल इसको टैक्स पे कितना करना है, 32,79,915। ठीक है, इसके मन में सवाल आया कि मैं अगर केवल 1 करोड़ कमाता तो मुझे कितना टैक्स पे करना होता। अगर ये 1 करोड़ कमाता तो इसको टैक्स भरना होता कितना, 30,93,750 का। अगर केवल 1 करोड़ कमाता तो, राइट, क्योंकि सरचार्ज उस पे जा रहा है 10% का। इतना आया। अगर एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमाते तो 30 लाख का टैक्स देना पड़ता। एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं उसकी वजह से 32 लाख का टैक्स देना पड़ रहा है। तो क्या सरचार्ज की वजह से एक्स्ट्रा इनकम से ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्स हो गया? और जब भी ऐसा सीन होता है तो पिक्चर में आ जाता है मार्जिनल रिलीफ।
आप क्या करो, जितना टैक्स आप देना चाहते हो, अगर आप कुछ इतना एक्स्ट्रा नहीं कमाते तो आप कितना टैक्स पे करना चाह रहे थे, 30 लाख का, उसमें ऐड कर दो जो भी तुम्हारी एक्स्ट्रा इनकम है, मतलब 1,32,000 ऐड कर दिया, फाइनल टोटल आपको इतना टैक्स पे करना होगा। तो अगर इतना करना है तो जो डिफरेंस है उसका क्या ले लिया हमने, मार्जिनल रिलीफ। वो नहीं जोड़ा, वो तो फाइनल पे लगाएंगे अपन। हाँ, वो इसमें लगेगा, यहां पर लगेगा 4%। ठीक है, देखो, नहीं नहीं नहीं, हाँ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपलसरी होता है, वो क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि आपको ये लगाना है। ये 4% का सेस जो होता है ये कंपलसरी होता है, आपको लगाना ही लगाना है। जो आपका फाइनल टैक्स लाइबिलिटी है वो तभी आएगी जब आप ये 4% का सेस लगा दोगे, इसके ऊपर 4% और लगा दो। इस पे कर दो 4%, आएगा 33,54,780। अब तुम कह रहे हो इस पे लगा दे, हम इस पे लगा दोगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो वो नहीं करना। ये सरचार्ज वाला फाइनल सेस लगाने के बाद आपका आंसर आएगा 33,54,780। रिलीफ मिल गया ना, यहाँ पर तो रिलीफ मिला मिलाया ही है, तभी तो कम पे टैक्स पे कर रहे हैं हम। बिल्कुल, देखो ये जो 54 का था, ये आपने एक तरीके से रिलीफ ले लिया ना, कम अमाउंट कंसिडर कर लिया हमने उधर, हम इतना ही पे करना चाहते थे तो हमने उतना ही पे करा है, तो हमने एक तरीके से रिलीफ ऑलरेडी ले लिया। अब उस फाइनल अमाउंट पे हमको क्या करना है, 4% लगाना है। एक बार मैं वापस आपको मार्जिनल रिलीफ का पूरा क्वेश्चन समझा रही हूं, बहुत ध्यान से समझना। किसका? बाद में नहीं लगाते, पहले ही करते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो, इधर वाले स्टेप के बाद में हम मार्जिनल रिलीफ कंप्यूट करते हैं, और फिर जो फाइनली आपको पेमेंट करना है ना, वो ये करना है, इस पे 4% लगेगा, बस। नहीं 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 नहीं, वो नहीं लेते, वो नहीं लेते, मार्जिनल रिलीफ हम पहले ही ले लेते हैं विदाउट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हाँ, बिल्कुल, हाँ, वो टोटल आपका आएगा 33,54,780। इधर एक बार ध्यान से, इधर इधर देखो सब, इधर सामने देखो, कंफ्यूज नहीं होना, पूरा स्ट्रक्चर समझो। देखो, सबसे पहले आपने क्या करा, आपने टैक्स रेट्स लगाई स्लैब वाली, डन। आपने स्लैब रेट लगा करके इधर आपने सरचार्ज वाला काम कर लिया, जितना भी परसेंट आपका लग रहा है। सरचार्ज के बाद में आपको जो मार्जिनल रिलीफ मिलना था वो मार्जिनल रिलीफ आपने ले लिया। उसके बाद इधर आएगा आपका एक फाइनल अमाउंट, इस फाइनल अमाउंट पे आपको क्या करना है, 4% का सेस ऐड करना है। तो ये फाइनल अमाउंट मार्जिनल रिलीफ लेने के बाद में क्या होता है, फाइनल अमाउंट यही तो होता है। बिल्कुल, फाइनल अमाउंट यही होता है कि हम इतना ही पे करेंगे। एक्स्ट्रा इनकम जोड़ लो, उस एक्स्ट्रा इनकम को जोड़ने के बाद में जो भी अमाउंट आया हम एट लास्ट वही पे करेंगे, और उसी पे क्या लगेगा, आपका 4% सेस लगेगा। बिल्कुल, मार्जिनल रिलीफ यही रहेगा 54,165।
समझ आया मार्जिनल रिलीफ? कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया? सबसे पहले स्टेप में आपको जो टोटल इनकम है वो कंप्यूट कर लो। उसके आगे आप ये देखो कि ये जो एक्स्ट्रा इनकम है ना, ये हमारी हुई नहीं। हाँ, हम ये मान के चल रहे हैं कि इनकम हमारी हुई नहीं, तो आप सिंपल 1 करोड़ के ऊपर टैक्स पे करो। अगर मैं 1 करोड़ पे टैक्स कंप्यूट करूं तो वो कितना आ रहा है मेरा? इतना बन रहा है। हाँ, 1 करोड़ पे पहले आप स्लैब रेट लगाओगे, उसके बाद उस पर सरचार्ज लगाओगे, क्योंकि 1 करोड़ की इनकम पे भी सरचार्ज लगता है। लगा दिया सरचार्ज। अब एक्स्ट्रा इनकम ऐड कर दो। सरकार ये तो बोलेगी ना कि भाई एक्स्ट्रा कमाया है, चल इससे ज्यादा मत दे, बट एटलीस्ट इतना तो दे, तो वो भी हमने ऐड कर दिया। किसी के मन में कोई सवाल? हाँ, लगता है टैक्स तो कमा भी तो कितना रहा है। देखो ये अभी आपको ज्यादा डिडक्शंस मिलती है। कितनी डिडक्शंस मिलती है? हाँ, बहुत ज्यादा डिडक्शंस मिलती है। उसके बाद मान लो आप सैलरीड हो पर आपका साथ में कोई बिजनेस भी है, तो आप अपना लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो। बहुत सारी चीजें, आपके हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस है, घर किराए पे दे रखा है, एक ही सोर्स नहीं होता ना इनकम का, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। बहुत सारी जगह हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर सरकार कुछ फायदा ही नहीं देती वो इन्वेस्टमेंट पे, तो इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं। आज जैसे आपने अगर पीपीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको पूरे साल भर का 1.5 लाख तक का मैक्सिमम फायदा मिल जाएगा, तो 1.5 लाख माइनस करो। उसके बाद आपने अपने माता पिता के लिए या अपने स्पाउस के लिए या अपने बच्चों के लिए कोई मेडिक्लेम ले रखा है, 3 जगह डिडक्शन मिलती है। खुद की भी मिलती है, कोई डिपेंडेंट है उसकी भी मिलती है, और डिपेंडेंट के लिए अगर आप केवल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हो उसकी भी मिलती है। मेडिकल के खर्चों की, प्रीमियम की, खुद की, बहुत सारी डिडक्शंस मिलती है। फिर 80, हाँ, किसी की पढ़ाई के लिए पैसा ले रहे हो, हाँ 80E, किसी की पढ़ाई करवा रहे हो। मान लो आज हर्षिता का दिल बहुत बड़ा है, इसने सोचा कि मैं ना किसी की लीगल गार्जियन बन जाती हूँ, मैं उस इंसान की पढ़ाई करवाऊंगी, उसकी हायर एजुकेशन, कोई भी, हाँ, आप खुद के बच्चों की करवाओ, खुद की करवाओ, खुद की बीवी की करवाओ, पति की करवाओ, किसी भी ऐसे इंसान को उठा लाओ जिसके तुम लीगल गार्जियन बन गए, उसकी करवाओ, डिडक्शन मिलेगी। सरकार को डोनेशन दो, डिडक्शन मिलेगी 100%। 100% डिडक्शन मिलती है। चेक से दो। हम तो कंपनी है, कंपनी को डोनेशन पे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। किसी अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दो तब मिलेगा, मंदिर में दो, ऐसी जगह, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट हाँ, डोनेशन तो खुद की मर्जी से ही देता है इंसान। माइनस होएगा इसमें से। डोनेशन जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस होता है, उसके बाद ये सारी कंप्यूटेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एबीसी लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एबीसी लिमिटेड, जो कि एक डोमेस्टिक कंपनी है, असेसमेंट ईयर 24-25, हाँ, फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 टोटल इनकम थी 1,01,30,000। टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 21-22 was 320 crores.
21-22 का टर्नओवर था 320 करोड़, डोमेस्टिक कंपनी है। करंट ईयर का टर्नओवर है 1,01,30,000। करंट ईयर की टोटल इनकम है, सॉरी। डोमेस्टिक कंपनी, टर्नओवर 320 करोड़ था 21-22 के अंदर, तो रेट लगेगी 25%। टोटल इनकम है इसकी 1,01,30,000। फ्लैट रेट लगती है, फ्लैट 25% लगा दो। 30%। अगर मान लो ये टर्नओवर जो है वो 320 ना होकर के 400 के ऊपर होता तो आपकी फर्म या लोकल अथॉरिटी, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है आपकी, जैसे मान लो अभी मैं ये क्वेश्चन में एबीसी लिमिटेड की जगह यहां पर लिख देती एबीसी फर्म, तो आपकी रेट लगती 30% की। ठीक है, सरचार्ज वगैरह सब कुछ, इसको कुछ भी अगर मिल रहा है फायदा वगैरह कुछ भी दो। हाँ, मैंने लिखा ना डोमेस्टिक कंपनी। क्या आ रहा है फाइनल आंसर? मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल रहा है, चेक कर लो। नहीं मिलेगा, कंपनी को मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता, ऐसा मैंने कहीं लिखवाया कंपनी को मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता? क्या मार्जिनल रिलीफ सबको मिलता है, सबको, सबको मिलता है मार्जिनल रिलीफ, ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे, इसको देंगे उसको नहीं देंगे, सबको देंगे मार्जिनल रिलीफ। वो बिना करे तुम तो मुझे सेस से पहले वाला ही बता दो। 26,30,000 भाविका, हर्ष। ये रहा, देखो अनटिल एंड अनलेस ये लिखाया नहीं जाए ना कि ये चीज इसको नहीं मिलेगी, मान लो मिलेगी, है ना, हाँ बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अगर किसी के लिए मना करा है ना कि इसको हम ये बेनिफिट नहीं देंगे तो वो चीज मैं आपको लिखवाऊंगी। अगर कंपनी उसका एक्सेप्शन होती तो अपन लिखते। सबसे पहले हम जो इनकम इसकी कमाई हुई है उस पर टैक्स रेट लगाएंगे, 25% लगेगी। क्यों लगेगी 25%? ये सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर? मीनल, यशिता, विशाखा, 25% इसलिए लगेगी क्योंकि इसकी 21-22 के अंदर टर्नओवर जो है वो टर्नओवर कितना था? 320 करोड़ का था, 400 से कम था, इसीलिए 25% लगा दिया। फ्लैट रेट लगती है तो ये आपका टैक्स आ गया। सरचार्ज जो है 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक डोमेस्टिक कंपनी पे सरचार्ज कितना लगता है? 7%।
और 10 करोड़ के ऊपर कितना लगता है? 12%। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई रिलीफ वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं ये इतना एक्स्ट्रा टोटल इनकम नहीं होती हमारी, मैं अगर केवल 1 करोड़ कमाता, एबीसी लिमिटेड कमाती अगर, तो 25%। और 1 करोड़ तक कोई भी सरचार्ज नहीं है तो सरचार्ज नहीं आएगा। एक्स्ट्रा इनकम कितनी हो गई? 1,30,000। इसका मतलब अगर हम एक्स्ट्रा नहीं कमाते तो 26,30,000 पे करते। अगर हम एक्स्ट्रा नहीं कमाते तो 26,30,000 पे करते। डन, इतना आया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 करोड़ है ना, अप टू 1 करोड़ तक तो सरचार्ज लगता ही नहीं है कंपनी पे, इसलिए अप टू 1 करोड़ लिखवाया था। 25 उसी की वजह से लगा है। अगर ये 320 नहीं, अच्छा एक चीज, मान लो कि 320 नहीं दिया हुआ होता तो हम क्या मानते? 25 लगाते। चलो, एक कंडीशन, 320 दिया नहीं होता, उस साल में 21-22 में कंपनी ही एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तो आप क्या टैक्स रेट लेते? 25 की 30? 25 मानोगे? तुम 30 मानोगे? बिल्कुल, देखो यही सोच करके चलना है। गवर्नमेंट बहुत बेकार है, 30% लगाएगी। बिल्कुल, अगर उस ईयर में कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती तो नहीं करती, हमारी गलती थोड़ी है, 30% से टैक्स दो। वो जब अमेंडमेंट आएगा तो क्या पता, देखो अब जो 24 आपका फाइनेंस एक्ट आएगा उसके अंदर इस चीज को खत्म कर दे। आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है वो फाइनेंस मिनिस्टर पे डिपेंड करता है। पिछले साल उन्होंने करा था और इस साल भी करा है। आगे इस चीज को खत्म कर दे तो रेट ही खत्म हो जाएगी, तो केवल एक रेट रह जाएगी 30%। कैसे लगेगी? एक बार तो उस साल का टर्नओवर तो हो गया ना, 21-22 का टर्नओवर तो फिक्स हो गया आपका, तो रेट तो एक ही लगेगी। अमेंडमेंट की तो अमेंडमेंट जाने, फिर देखते हैं, देखें। हाँ, 21-22 के अंदर हम मान लेते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, है ना। हमारा अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है 23-24, हमने अभी कंपनी खोली है, तो प्रीवियस ईयर 23-24 में हमने इनकम अर्न करी और उस पर टैक्स देंगे 24-25 में। तो अब इस साल में किस रेट से टैक्स दे? 25 या 30? 30 से देना पड़ेगा, एग्जैक्टली exactly। तो अब देखो, अब क्या हुआ, मान लो आगे के साल की बात करते हैं ना, 25-26 की बात करते हैं, तो ये वाला साल तो खत्म हो गया ना, अब तो ये रहा ही नहीं 30%। नेक्स्ट ईयर का भी बोला नहीं ना। देखो इस साल के लिए 2023 के बजट में बोला था उन्होंने कि 21-22 का टर्नओवर देखना है। अब अगर मान लो उन्होंने 24 के बजट में बात नहीं, मान लो उन्होंने 24 के बजट में ये बात नहीं बोली कि आपको 21-22 का टर्नओवर या 22-23 का टर्नओवर देखना है, उन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया, तो फिर हम भी नहीं मानेंगे। अगर चालू रखा तो 22-23 का टर्नओवर देखेंगे, ऐसा। हाँ बिल्कुल, अगर सरकार चेंज लेकर के आई तो, नहीं लेकर के आई तो एक ही रेट है, वो क्लैरिफाई कर देंगे कि आपको 30% ही फॉलो करना है। तो सब कुछ डिपेंड करता है बजट के ऊपर, इसीलिए हम अमेंडमेंट्स को इतना ध्यान से पढ़ते हैं। हाँ, नहीं, फिर दोबारा कैसे कम होगा पिछले में जाकर के? टर्नओवर तो केवल एक साल का देखना है ना, 21-22 का,
वो साल तो गया, उसमें जो हो गया सो हो गया। अब 21-22 का टर्नओवर आपने देख लिया, अगर उसमें कंपनी थी और 400 से कम थी तो आप हमेशा 25% पे करो, नहीं थी तो जो चेंजेस लेकर के आएंगे उस पे करो। देखो सब डिपेंड करता है बजट के ऊपर। सरकार बजट में ला करके किसी चीज को खत्म भी कर सकती है, किसी चीज को चेंज भी कर सकती है। मान लो अभी ये 25 की जगह पर इसको कम करके 20% कर दे, कुछ भी कर सकती है। तो टैक्सेशन आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चेंज होता है, पर अब आपके लिए कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी अमेंडेड पढ़ रहे हो। आप इसके अंदर कोविड के प्रोविजंस, चेंज रेट्स, सब कुछ अमेंडेड पढ़ोगे। क्लियर? मार्जिनल रिलीफ सबको, कंपनी का रिलीफ मिल गया, जो अमाउंट आया उसके ऊपर आपने 4% का सेस दे दिया। फाइनल टैक्स पेबल आ गया 27,35,35,200। सबका आ गया ना ये अमाउंट? सबका? हाँ, ठीक है। फिर कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। कल अपन स्पेशल रेट्स पढ़ेंगे। दो कैटेगरी में डिवाइड करा था रेट्स को, एक तो अपना फाइनेंस एक्ट वाली रेट्स, वो ये सारी खत्म हो गई। अब कल हम पढ़ेंगे जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है स्पेशल रेट्स। 4 तरीके की स्पेशल रेट्स पढ़नी है आपको। उसके बाद में ये चैप्टर, अभी कोई अमेंडमेंट आ जाए तो हमको क्या मतलब, अपना तो हो गया ना, 6 महीने पहले का लगता है। फाइनेंस एक्ट 23 जो आया ना, जो उन्होंने 1 फरवरी 2023 को जो जो चेंजेस लेकर के आए ना, वो सब अपने पे एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, क्या पढ़ाऊंगे? सेक्शन? कौन से सेक्शन? ये आपके कोर्स का ही है। चलो एक बार मॉड्यूल देखते हैं। अभी देखो आपने इतना पढ़ लिया ना, अब एक बार ये मॉड्यूल तो देखें पढ़ा क्या है। बिल्कुल यही सब है। देखो सेक्शन जो है ना वो आपके आएंगे, नहीं 90 तक के तो आएंगे, वो बात तो सही है, पर सेक्शन आपके चालू होंगे नेक्स्ट चैप्टर रेजिडेंशियल से। अपन सेक्शन के अंदर बात करेंगे, फिर सेक्शन ही सेक्शन चलेंगे, याद हो जाएंगे धीरे धीरे। देखो ये देखो अपना इंट्रोडक्शन हो गया, इधर टाइप्स ऑफ टैक्सेस था ये हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाला पार्ट हो गया, पूरी एंट्री वगैरह सब कुछ कर दिया, सीबीडीटी, इनकम टैक्स के रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सारी चीजें हो गई, सर्कुलर, जुडिशियल डिसीजंस, सब कुछ हो गया ये। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर वाली बात कर ली, प्रीवियस और असेसमेंट ईयर होता क्या है वो सब देख लिया। ठीक है, पर्सन, असेसी, टाइप्स ऑफ पर्सन, ये सब है आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अब मैं पर्सन की डेफिनेशन की बात करूं, पर्सन की डेफिनेशन आपको दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 31। याद रखने का सेंस ही नहीं है। पर्सन की डेफिनेशन नहीं, ये जो सेक्शन होता है ना, आप आज तक के कितने भी पेपर उठा लो, सीए, सीएमए, सीएस का तो मैं नहीं बोलूंगी, सीए सीएमए के आप कितने भी पेपर उठा लो अभी तक के डायरेक्ट टैक्स के, सेक्शन से वो कभी बात नहीं करता कि आपको वो ये बोल देगा कि बता दो सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर क्या है, या फिर ये बता दो कि सेक्शन 16 के अंदर क्या है, आगे उसका नाम देगा। 16 सैलरी के अंदर है, 15 से 17 सैलरी की डिडक्शन है, 16 सेक्शन 16 के अंदर, तो वो बताएगा कि सेक्शन 16 डिडक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं हम। वो अब आपको क्या बताना होगा, अमाउंट बताना होगा। तो आपको सेक्शन से नहीं
लड़ना है, आपको केवल प्रोविजन से लड़ना है। सेक्शन धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अब जैसे पहला वाला एग्जाम्पल देखो, मॉड्यूल का पहला एग्जाम्पल है हावड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी है। बैंक लिमिटेड कंपनी, अमिताभ बच्चन इंडिविजुअल, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी, a joint family of Shri Ram, Srimati Ram and their son लव कुश। तो जॉइंट फैमिली है तो इसका मतलब HUF। कैलकाटा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? AJP, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। X and Y who are legal heir of Z, दो लोग हैं तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इंडिविजुअल, अकेला आदमी है। पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये टेस्ट योरसेल्फ जिसमें कुछ नहीं है, सेम ऊपर वाले जैसे एग्जाम्पल दे दिए उठा करके। हावड़ा की जगह कोलकाता कर दिया, ICICI कर दिया, मिस्टर वी मुंद्रा कर दिया, अमिताभ बच्चन को हटा करके ये सब कर दिया बस। ठीक है, अच्छा हाँ ऐसे ही किया है, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। देखो दिमाग ही नहीं लगाते बिल्कुल भी, पेपर में लगाते हैं। ये अपना GTI होता है, पांचों हेड्स की इनकम को करोगे तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। ठीक है, यही था अपना पहला चैप्टर जो कि अपना कल खत्म हो जाएगा, है ना। अभी आपको मॉड्यूल नहीं देखना है, मॉड्यूल कब से देखना है वो मैं बताऊंगी जब हमारा रेजिडेंशियल, बहुत ही बढ़िया बात है, जब हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म हो जाएगा ना तब से आपको मॉड्यूल देखना है। तो अभी ये बेसिक की कल लास्ट क्लास होगी, उसके बाद आपको डाउट आएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो दोनों में से किसी भी दिन में आपका टेस्ट ले लूंगी। घबराना नहीं है, देखो टेस्ट के लिए तैयार रहो चाहे 0 ही नंबर आए। हाँ चाहे 0 ही मार्क्स आए, बट आप बैठ करके टेस्ट दो, बहुत प्रैक्टिस होगी। और DT के अंदर मैं तुमको पर्सनली बताऊं, मतलब मैं तो जैसे नंबर काटती हूँ, फॉर्मेट नहीं बनाया नंबर काटो, एक बार वर्किंग नोट नहीं लिखा नंबर काटो, केवल तुमने क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दे दिया, उसमें 7 नंबर का क्वेश्चन है, 2 से ज्यादा नंबर नहीं दूंगी मैं तो। और ये एग्जाम में भी यही होता है, आपको 3 से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे 7 नंबर के क्वेश्चन में, अगर आपने उसके अंदर केवल क्या कर दिया, अपना आंसर लिख दिया बस। फॉर्मेट बनता है, वर्किंग नोट्स होते हैं, बिल्कुल मैं सब सिखाऊंगी तुमको। हाँ ऐसा बोलो, एग्जाम तो बिल्कुल टेस्ट से पहले। ओके, थैंक यू।